Hello everyone, welcome to Physics Mafia. Today we are going to discuss problem number 1.90 from Erodo-Hitley series. सर्कुलर मोशन के डायनेमिक्स का एक सिंपल सा प्रॉब्लम है। सिंपल सा तो नहीं है, मतलब ठीक है, बट कोई स्टैंडर्ड टाइप का प्रॉब्लम है, कोई बहुत ऐसे अलग टाइप का कोई सिनेरियो नहीं है इस क्वेश्चन में। क्लासेस में जो इलस्ट्रेशंस ली जाती है जनरली, अगर तुम जे एडवांस ले तैयारी कर रहे हो तो ऐसी जनरल इलस्ट्रेशंस क्लासेस में भी ली जाती हैं। उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है कि एक कार मूव विद कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन w टो। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है उसकी सर्कुलर पाथ पर, जिसकी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू 0.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हॉरिजॉन्टल सरफेस पर सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल ऑफ रेडियस 40 मीटर, यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर 40 मीटर रेडियस का सर्कल में वो कार घूम रही है। कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो है तुम्हारी 0.20, यानी कि मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन के कोफिशिएंट म्यू जिसको हम बोलते हैं वो के लिख रखा है 0.20। व्हाट डिस्टेंस विल द कार राइड विदाउट स्लाइडिंग इफ एट इट्स इनिशियल मोशन मोमेंट ऑफ टाइम इट्स वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। इनिशियली मान लो कार रेस्ट में थी और रेस्ट से चलना स्टार्ट करती, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो कांस्टेंट रेट से इसकी स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होती है उसकी पार्टिकल की स्पीड बढ़ाती है। तो अगर पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट रेट से बढ़ेगी तो धीरे धीरे पार्टिकल तेज होगा, तो उसके साथ साथ में उसके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी आएगी। समझ में आ गई ये बात? और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगी तो पार्टिकल के पास में दोनों एक्सेलरेशन टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी इनिशियली, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक ही फोर्स आ सकता है। आउट ऑफ द प्लेन अगर मैं देखूंगा तो नॉर्मल जो है वो आउट ऑफ द प्लेन लग रहा होगा और mg तुम्हारा इनटू द प्लेन लग रहा होगा, और वो बैलेंस्ड है, इनटू द प्लेन mg और आउट ऑफ द प्लेन नॉर्मल। हॉरिजॉन्टल प्लेन में फ्रिक्शन ही लग सकता है, तो जो टेंजेंशियल फोर्स या सेंट्रीपिटल फोर्स जो भी चाहिए होगा वो दे तो फ्रिक्शन ही सकता है, उसके अलावा कोई और फोर्स है ही नहीं। गाड़ी चलेगी, टर्न करे, टायर घूमेंगे तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में और सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में, सेंटर के डायरेक्शन में दोनों फोर्सेज फ्रिक्शन के ही कंपोनेंट्स होंगे। यानी कि नेट फोर्स जो होगा वो टेंजेंशियल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स का रिजल्टेंट जो नेट फोर्स होगा वो नेट फोर्स फ्रिक्शन ही होगा। ठीक है ना? और जैसे जैसे, क्योंकि टेंजेंशियल फोर्स तो कांस्टेंट, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो टेंजेंशियल डायरेक्शन का फोर्स तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी सेंट्रीपिटल की फोर्स की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ेगा, तो इस वजह से नेट रिजल्टेंट फोर्स बढ़ेगा, और वो रिजल्टेंट फोर्स फ्रिक्शन है, और वो बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम अपनी लिमिटिंग वैल्यू से ज़्यादा नहीं हो सकता। जैसे ही वो अपनी लिमिटिंग वैल्यू पे पहुंचेगा उससे अगले इंस्टेंट पर जैसे ही स्पीड और बढ़ेगी तो सेंट्रीपिटल फ्रिक्शन रिक्वायरमेंट और बढ़ेगी, और नेट फोर्स फ्रिक्शन से ज़्यादा बढ़ने की कोशिश करेगा और वो स्लाइड कर जाएगा, क्योंकि उससे ज़्यादा फ्रिक्शन फिर नहीं हो पाएगा। आई होप कि सिनेरियो तुम्हें समझ में आया होगा। तो सॉल्यूशन इसका कोई बहुत खास नहीं है, अगर तुम्हें सिनेरियो समझ में आता है तो। ये बोला कि इट मूव्स ए डिस्टेंस एस अलोंग दी सर्कमफरेंस ऑफ टू रीच मैक्सिमम स्पीड ऑफ मोशन विदाउट स्लाइडिंग। ठीक है, बिना स्लाइडिंग के मैक्सिमम कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है ये एस, हमें ये पता करना है। ठीक है ना? तो हम मान लेते हैं कि वो डिस्टेंस एस है। ठीक है, जिस समय स्लाइडिंग स्टार्ट हो रही होगी उस समय पर जो तुम्हारा फ्रिक्शन होगा वो मैक्सिमम लिमिटिंग होगा इनिशियली, क्योंकि टेंजेंशियल डायरेक्शन में किस डायरेक्शन में लगा रही हैं? टेंजेंशियल डायरेक्शन में, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। इसमें टेंजेंशियल पाथ को मैं सीधा करके देखूं तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में, वेलोसिटी के डायरेक्शन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन है और उसकी स्पीड लगातार उसी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से बढ़ेगी, तो अलोंग दी सर्कमफेरेंस में ये इक्वेशन लगा सकता हूँ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। इसमें एक्सेलरेशन टेंजेंशियल वाली होगी जो कि इसकी स्पीड बढ़ा रही होगी, इनिशियल स्पीड 0 है, कांस्टेंट स्पीड है तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2s लगा सकता हूँ। वेलोसिटी का स्क्वायर v का स्क्वायर, फाइनली माइनस इनिशियली 0 था इसका स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स एक्सेलरेशन w टो, और डिस्प्लेसमेंट उस समय तक अलोंग दी सर्कमफेरेंस। अब अलोंग दी सर्कमफेरेंस का डिस्प्लेसमेंट होगा कितना तुम चल चुके हो, वही डिस्टेंस ही डिस्प्लेसमेंट होगा अलोंग दी सर्कमफेरेंस। समझ में आया? अब तुम बोलोगे कि सर सर्कमफेरेंस के अलोंग चलेगा तो अगर एक साइकिल पूरा होगा तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। समझ में आ गई बात? पाथ डिस्टेंस थोड़ी, अगर वो यहाँ पर है तो डिस्प्लेसमेंट ऐसा है। तो मैं जो इक्वेशन लगा रहा हूँ, ये वाली इक्वेशन मैं लगा ही टेंजेंशियल डायरेक्शन में रहा हूँ। जब पार्टिकल घूमेगा, जब यहाँ से यहाँ तक है तो इस डायरेक्शन में, फिर यहाँ से यहाँ तक था तो इस डायरेक्शन में, यहाँ से यहाँ तक था तो इस डायरेक्शन में, तो अलोंग द टेंजेंट ही हर छोटे टाइम में अलोंग द टेंजेंट इक्वेशन लग रही है। तो अलोंग द टेंजेंट तो एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, वो ऐसे एक ही डायरेक्शन में घूमता जा रहा है, तो एक ही डायरेक्शन में घूमता जा रहा है जब तक वो घूम ही नहीं रहा, तो डिस्टेंस ही तुम्हारा इसका जो टेंजेंशियल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट तो बढ़ता ही जाएगा। तो वो मान लो ऐसा है। समझ में आ गई बात? तो u0 था तुम्हारा तो v स्क्वायर बन जाएगा 2 टाइम्स w टेंजेंशियल इंटू अलोंग दी सर्कमफेरेंस डिस्टेंस जो s होगा वो। ठीक है, अच्छा अब फ्रिक्शन जो होगा वो मैक्सिमम फ्रिक्शन k इंटू एन लग सकता है, यानी कि mg लग सकता है। k यानी कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू जो बोलते हैं, यहाँ पर k बोल रखा है, तो k mg तुम्हारा मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है। फ्रिक्शन मान लो किसी भी इंस्टेंट पर f जो लगेगा उसके दो कंपोनेंट होंगे, टेंजेंशियल डायरेक्शन में सेंटर की डायरेक्शन। मान लो सेंटर की डायरेक्शन से वो एंगल थीटा पर है किसी भी इंस्टेंट पर, तो सेंटर की तरफ कंपोनेंट f cos थीटा बन जाएगा और टेंजेंशियल डायरेक्शन में f sin थीटा बन जाएगा। फ्रिक्शन लिमिटिंग वैल्यू पर एंड में पहुंचेगा जहां पर स्लाइडिंग होना स्टार्ट हो रही है। अभी कोई स्टैटिक फ्रिक्शन है और ये फ्रिक्शन अपनी लिमिटिंग वैल्यू से कम है, तो हमें इसकी वैल्यू सीधे नहीं पता।
है ना, कि कितनी है वो हमें निकालनी पड़ेगी कि एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से टेंजेंशियल फोर्स आ जाएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितनी है उसके हिसाब से टेंजेंशियल फोर्स निकालना पड़ेगा, और सॉरी नेट फोर्स निकालना पड़ेगा। तो जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है एफ साइन थीटा, वो तो मास इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एम डब्ल्यू टो के बराबर लग सकती है, और सेंटर की तरफ जो एफ कोस थीटा कंपोनेंट आएगा वो मास इंटू सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन वी स्क्वायर बाई आर, एम इंटू वी स्क्वायर बाई आर उसके बराबर होगा। हमें फ्रिक्शन अगर चाहिए किसी भी इंस्टेंट पर कितना है, तो हम दोनों को स्क्वायर करके जोड़ देंगे, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो क्या होगा, एफ स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 बन जाएगा, है ना। दोनों को स्क्वायर करके जोड़ा, लेफ्ट हैंड साइड में ये दोनों जुड़ेंगे, राइट हैंड साइड में ये दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है। यहाँ से एफ स्क्वायर कॉमन लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 बन गया, तो फ्रिक्शन का स्क्वायर बन जाएगा एम डब्ल्यू टो का स्क्वायर प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर इसका स्क्वायर। समझ में आ गई बात, इनके स्क्वायर करके राइट हैंड साइड में जुड़ जाएंगे। अच्छा अभी देखो ध्यान से, इस इक्वेशन में अगर मैं फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू रख दूं, क्योंकि जिस समय लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा उसी समय तो स्लाइडिंग स्टार्ट होना स्टार्ट होगी, तो उस समय जहाँ पर हमें एस निकालना है, जब स्लाइडिंग स्टार्ट हुई उस समय के लिए फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग होगी के इंटू एम जी लिख सकता हूँ मैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। और साथ ही साथ वी क्या होगा उस समय वी हमने ये निकाला, उस समय वी हमारा 2W2 इंटू एस, किसी भी टाइम पर जब डिस्प्लेसमेंट एस होगा उस समय वेलोसिटी ये वी स्क्वायर की वैल्यू ये होगी। तो हम फ्रिक्शन और वी स्क्वायर की वैल्यू रख दें उस चीज़ के लिए, है ना। तो जब फ्रिक्शन लिमिटिंग रखेंगे मतलब कि वो वही समय आ चुका है जहाँ पर स्लाइडिंग होना स्टार्ट हो चुकी है, तो वो फ्रिक्शन की वैल्यू रख दिया के एम जी, और एम इंटू डब्ल्यू टो स्क्वायर था ही, प्लस एम बाई आर, और वी स्क्वायर की जगह डब्ल्यू टो इंटू एस, डब्ल्यू टो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लिख रखा है, और इस पूरे का ये स्क्वायर है ही। समझ में आ गई बात। अब यहाँ से एम कॉमन लेकर के काट देंगे, समझ में आ गई बात। के स्क्वायर जी स्क्वायर इक्वल डब्ल्यू टो स्क्वायर प्लस 2W2 बाई आर का स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर, एस चाहिए था, इसको इन दोनों को इधर की तरफ भेज देंगे, यानी कि इसको इधर की तरफ भेज देंगे और फिर इसको डिवाइड में भेज देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, एस स्क्वायर बन जाएगा तुम्हारे पास के स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस डब्ल्यू टो स्क्वायर, और ये 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, 4W टो स्क्वायर, नीचे आर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, ये रूट ले लेंगे या फिर दोनों को अलग अलग डिवाइड कर देंगे, तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। पहले तो 4 को तो बाहर निकालेंगे, आर स्क्वायर बाई 4, और ये एक्सप्रेशन, तो एस की वैल्यू जो बन सकती है रूट लेने के बाद में R/2 स्क्वायर रूट के अंदर के जी बाई डब्ल्यू टो का स्क्वायर -1, ये सिंपल सा एक्सप्रेशन बन गया। जिस समय स्लाइडिंग होने वाली होगी उस समय तक कि ये इतनी डिस्टेंस चल चुका होगा, ठीक है। अब हमें सारी वैल्यूज दे रखी हैं, रेडियस कितनी है, के की वैल्यू कितनी है, जी तो हमें पता है ये 10 है या 9.8 जो भी है, और डब्ल्यू टो तुम्हारा 0.62 हमें दे रखा है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है, और के कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 दे रखा है, वो सारी वैल्यूज रख दी, तो एस की वैल्यू निकल के आ जाएगी 60 मीटर, ठीक है। तो आई होप कि तुम्हें सिनेरियो और क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो तुम कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर अपने टेलीग्राम पर जो डाउट ग्रुप है माफियाज डाउट क्लियर्स ग्रुप, वहाँ पर आकर भी तुम अपने डाउट मुझसे डिस्कस कर सकते हो। मैं वहाँ पर लाइव वीडियो सेशन लेता हूँ बच्चों के साथ में उनके डाउट्स के लिए, ठीक है। और उसके अलावा टेलीग्राम पर जो अपना चैनल है फिजिक्स माफिया करके, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर क्लासेस की अपडेट्स वगैरह, लिंक वगैरह, नोट्स वगैरह सारे मिलते रहते हैं, तो वो वहाँ से तुम पता कर सकते हो। दोनों की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा और डाल दूंगा मतलब, और वहाँ से जाकर के तुम क्लिक करके भी डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज फिजिक्स माफिया सर्च करोगे तो टेलीग्राम पर तुम्हें मिल जाएंगे, ठीक है। तो ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।